स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारी हड्डियों की। जी हाँ, हमारी हड्डियां स्वस्थ हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और धीरे धीरे कई ऐसे कारण होते हैं हमारे जीवन में जिसके कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कभी कभी तो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़े से चटकने पर भी टूटने का खतरा हो जाता है। क्या हो सकते हैं इसके पीछे कारण? चाहे वो हमारी उम्र हो, हमारी गलत आदतें हों, हमारे गलत आहार व्यवहार हों, बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आप भी हमसे पूछ सकते हैं हड्डियों के बारे में जो भी सवाल आपके जहन में है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आपकी मुलाकात हमारे डॉक्टर साहब से कराएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651-2280-2282-607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन करें और हड्डियों के बारे में जो भी सवाल आपके जहन में है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब आपकी मुलाकात हम अपने आज के विशेषज्ञ के साथ करा देते हैं। आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। तो हड्डी एवं नस रोग के डॉक्टर सर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, हमने अपने दर्शकों को आज का जो विषय है वो बता दिया है। हड्डियों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, नस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ख़ास करके अगर हम बात करेंगे आज के इस विषय पर तो हम विशेष रूप से ऑस्टियोपोरोसिस की बात करना चाहेंगे। और दर्शकों को हमने फ़ोन नंबर दे दिया है, उम्मीद है जल्द से जल्द उनके फ़ोन कॉल्स हमें मिलने लगेंगे। तो जब तक उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं सर, आप हमें बता दें कि सबसे ज़्यादा जो हड्डियों से संबंधित या नसों से संबंधित समस्याएँ दिखाई देती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस को खुद ब खुद हम शब्दों से एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। ऑस्टियो का मतलब हुआ अस्थि और पोरोसिस का मतलब जो पोरस हो गया। जी 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 जी। एक तरह से कहिए जो सॉलिड चीज था स्पॉन्जी हो गया या ज्यादा पोरस हो गया। अगर हम उम्र को 3 हिस्से में बांटे, बचपन का समय जिस समय हम ग्रोइंग फेज में रहते हैं 0 से लेकर के 25 साल 26 साल या 30 साल की उम्र तक, फिर एक एडल्ट एक्टिव प्रोडक्टिव लाइफ होता है 25 से 30 साल से लेकर 60-62 साल तक। उसके बाद से आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं सरकारी व्यवस्था के तहत भी, और वाकई भी नेचर के हिसाब से आप सीनियर हो जाते हैं जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ चीज़ें जीवन में साथ साथ जुड़ती हैं। हाँ। आपका बालों का सफ़ेद होना, दांतों में परिवर्तन आना, स्किन में, लीवर में, हार्ट में, वैसे ही बोन में भी चेंजेज होते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं जी। अगर हम पॉजिटिव गेन अगर जिसको कहें कि हम लोग पॉजिटिव गेन कुछ पाते हैं जीवन में बोन के स्टॉक को इम्प्रूव करने में, वो 25 से 30 साल की उम्र तक है। अच्छा। उसके बाद से हड्डियां धीरे धीरे छिन्न होने लगती हैं। अच्छा। महिलाओं में खासतौर से जिस समय मीनोपॉज अटेंड करते हैं 45 से लेकर 47 साल की उम्र में, उनके हड्डियों में खासी कमजोरी आती है, आने की शुरुआत होती है। और पुरुषों में मेल मीनोपॉज कहेंगे 60 से 62-63 साल की उम्र से ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई पड़ता है जी। लेकिन हम कहेंगे कुछ चीज़ें जिसकी वजह से इन चीज़ों को डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। 3 ही हिस्सा होता है। डिले करने का मतलब कि आप जितना अच्छा बोन स्टॉक रखेंगे शुरुआती तौर पर, चीज़ें डिलेड होंगी। चीज़ों को सप्लीमेंट करते रहेंगे तो भी उस प्रॉब्लम को डिले कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम सामने आ गया तो उसको ट्रीट भी करना है जी। तो इन 3 हिस्सों में अगर हम बांटें तो डिले करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस समय फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ होता है उस समय अच्छा डाइटरी केयर, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, गुड फिजिकल एक्टिविटी, और पुअर जो हैबिट्स होते हैं जैसे स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म या सेडेंट्री लाइफ, ये सब कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है आपके मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के लिए। बोन और हड्डियों को के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, बोन भी मजबूत होगा, और साथ साथ जो डाइटरी केयर है उसको अगर इम्प्रूव करेंगे तो हम लगातार सप्लीमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल। और ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसा हमारा आहार व्यवहार हो, कैसी आदतें हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? नमस्कार मैम, मैं पिया बर्मन अपर बाजार से। जी पिया बर्मन जी, नमस्कार। चलिए, बहुत खुशी हुई आप फिर से हमसे जुड़ रही हैं। जी, सवाल करिए पिया बर्मन जी। मैम, बढ़ती उम्र के साथ जो जोड़ों में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, वो
इतना क्यों बढ़ जाता है और क्या कारण है और जी क्या जी खाने से उसको रिलीफ मिल सकता है? जी जी बिल्कुल। बढ़ती उम्र के साथ यही जो समस्या है, इस पर हम अभी बात कर ही रहे थे। सर, इनका सवाल आपने सुना है। बढ़ती उम्र तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग इतने लंबे समय तक अगर जीवित रह पा रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल से, मॉडर्न मेडिकल और सर्जिकल केयर से, तो उसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। 40 साल के बाद चीज़ें जो जुड़ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो आमतौर पर जीवन भर साथ देती हैं। वैसे ही अगर हम खान पान में कुछ चीज़ों का ख्याल करें, जैसे कैल्शियम रिच डाइट होता है, अगर हम लग के जो शाकाहारियों के लिए बोले, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये काफ़ी रिच कैल्शियम डाइट होता है। जी। अगर मांसाहारी जो लोग होते हैं उसमें होल फिश, जो कांटे समेत जो मछली होती है, उसमें कैल्शियम कंटेंट सिग्निफिकेंटली हायर होता है। जी। विटामिन डी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या जो मांसाहारी हैं उनके लिए लीवर, जो मांस का लीवर या कलेजी जिसको कहेंगे, उसका खाना भी एक तरह से पॉजिटिव गेन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर सन एक्सपोजर में रहे, स्किन को डायरेक्टली सन एक्सपोजर होना चाहिए। जाड़े का वक्त आ रहा है, आप धूप में बैठेंगे तो एक पॉजिटिव गेन आपको होता है। विटामिन डी के कंटेंट में, उसके क्वालिटी में और एक्टिविटी में, तीनों में सुधार आता है। तो एक ये तरीका है, कीप द गुड फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी रखें, ओवरलोड नहीं, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, ताकि मांसपेशियां सही सलामत रहें। फिजिकल एक्टिविटी आप हर रोज लोडिंग करेंगे, डाइटरी केयर लेंगे, और अगर मान लीजिए कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। बिल्कुल। तो इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। बहुत सारी बातें इसमें। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा है। जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी जी जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हुआ था पैर। हाँ हाँ हाँ। बट ये जो ठंड हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी जो बढ़ रही है, तो उनके मतलब हड्डी में दर्द हो रहा था, फ्रैक्चर हुआ था। सर, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मौसम के अनुसार हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं। अगर मूल रूप से ऐसा नहीं कह सकते हड्डी टूटी इसलिए जाड़े के दिन में दर्द होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सच कहा जाए, ऐसा संबंध वैज्ञानिक तौर पर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे देश है जो जहाँ सिर्फ ठंडक ही पड़ती है। अगर उन देशों की बात करें यहाँ जहाँ सब जीरो टेम्परेचर है, फिर तो उनको दर्द से निजात पाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। यूजुअली हम लोग जो गर्म प्रदेश में रहने वाले प्राणी हैं, हम लोगों को मौसम के अनुसार हम लोगों को गर्म स्थिति में हमें बेहतर महसूस होता है। हमें सब जीरो टेम्परेचर पर डाल दिया जाए या माइनस टेम्परेचर पर डाल दिया जाए तो कहीं ज़्यादा फिजिकल, मेंटल, इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। जी। तो आमतौर पर इसका मूल रूप से एक कारण स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर दर्द होता है, दर्द निवारक गोलियां भी कभी कभी निश्चित रूप से मदद करती हैं। और बाकी धूप में बैठना पॉजिटिव इंटेक को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। और जैसे कहा आपने कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी ओवरलोड ना हो, लेकिन अगर फ्रैक्चर है तो उसके बाद कुछ फिजियोथेरेपी टाइप की चीज़ भी कुछ, जिसको फिजियोलॉजिकल लोडिंग बोलते हैं। जी, जी। एक तो होता है ओवरलोडिंग, एक फिजियोलॉजिकल लोडिंग। अगर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ओवरलोडिंग है। मान लिया कोई अगर 5 किलो का वजन उठाए तो उसको फिजियोलॉजिकल लोडिंग बोलेंगे। लेकिन कोई 100 किलो का वजन उठाए तो ये अलग से ट्रेंड होने की जरूरत है, और ये ओवरलोडिंग है। जी। उसी तरह की बात है, जितना हमारा शरीर सक्षम है उससे 19-20 तक आगे बढ़ सकते हैं, और ये रूटीन रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। ये खास करके दर्शक तो हमारे सवाल कर ही रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस पर भी हम बीच बीच में चर्चा कर रहे हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इसमें क्या होता है, हड्डियों में क्या अंतर आ जाता है धीरे धीरे? जैसे कि अगर कोई भी टेक्सचर कहें तो बहुत सॉलिड होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का वजन हड्डियाँ उठाती हैं। जी बिल्कुल। अगर एक घुटने का उदाहरण ले तो घुटना सिर्फ अकेले सपोर्ट नहीं करता है। घुटने के आसपास मांसपेशियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सूल होता है, जिनका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटी से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके इम्प्रूव होने से आप बेहतर नी को सपोर्ट पाते हैं जी। लेकिन जो कोर है वो बोन है, उस कोर को समय के साथ साथ वो पोरस हो जाता है, उसके अंदर से कैल्शियम कंटेंट कम हो जाता है, साथ साथ प्रोटीन और जो मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं। प्रोटीन और मिनरल्स को कम होने के लिए उसको रिटेन करने का तरीका एक है। 3 चीज़ें हम सोच सकते हैं। एक तो है कि जहाँ इनपुट बढ़ाइए, खाने में डाइटरी कैल्शियम, प्रोटीन, इसका इनपुट बढ़ाइए। सेकेंड लेवल है कि हम गट से उठा करके उसको ब्लड सर्कुलेशन में ले आएँ या बोन तक ले आएँ उस कैल्शियम और प्रोटीन मिनरल को। और थर्ड स्टेज है उस जो प्रोटीन हुआ
उसको हम बोन में रिटेन करें। और चौथी स्थिति आती है जो रिटेन हो गया उसको हम वहाँ से निकलने नहीं दें। हर पाथवे को मॉड्यूलेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए केमिकल्स दवाइयों के रूप में उपलब्ध है, जिसको अगर अच्छे से और प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो पोरस कंडीशन को काफ़ी बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी बात आपने बताई है कैसे इस्तेमाल करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लोगों को जानना चाहिए कि कैसे हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति पर काबू पा सकते हैं। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम उजाला जी। मेरा नाम उजाला उजाला जी, कहाँ से बोल रही हैं? लालपुर से। हेलो। हम लालपुर से बोल रहे हैं मैडम। जी जी, सवाल करिए उजाला जी। मैडम, मेरा बहन जो है जुगनू कुमारी बड़ी बहन है, इसका 5 साल से हड्डी टूटल है, अभी भी दर्द होता है हाथ में। हड्डी टूटा हुआ है, टूटी हुई है हड्डी, तो कुछ उपचार हुआ होगा सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर टूटी हुई हड्डी है तो उसका उपचार करना संभव है। दो चीज़ें हैं, हड्डी टूट गई और समय के साथ जुड़ जाती हैं, या तो टेढ़ी जुड़े, सही जुड़े या नहीं जुड़े, ये 3 स्थिति है जी। अगर हड्डी नहीं जुड़ी है तो हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी पुअर होता है। तो हड्डियाँ अगर नहीं जुड़ी हैं तो उसको जुड़ने के लिए सर्जिकल तरीका है, आप उसको ऑपरेट कीजिए। ऑपरेशन करने में जो फ्रैक्चर साइट है उसको खोला तो जाता ये है। 5 साल से इनको दर्द होता है, इसमें आमतौर पर क्या हो सकता है? संभावनाएं अपरंपार है। हाँ हाँ जी। कई 4 संभावनाओं में हम क्लासिफाई करें तो जन्म से होने वाली कुछ हड्डियां होती है जो अपने आप टूट जाती हैं और उसका उपचार अलग तरह का चैलेंज पैदा करता है, लेकिन फिर भी संभव है। अच्छा। कुछ अंदरूनी बोनी कंडीशन है जिसमें चैलेंजेस हैं लेकिन उपचार अधिकांश समय संभव है। और अगर इंजरी के बाद कोई फ्रैक्चर अगर हुआ है और नहीं जुड़ा है तो निश्चित रूप से उसका अच्छे से उपचार किया जा सकता है। आज के तारीख में मॉडर्न स्थिति में इन्फेक्शन को भी बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं और जो हड्डी नहीं जुड़ी है उसको जुड़ने के लिए भी काफ़ी कुछ एक्टिवली काम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? मिले डॉक्टर से मिले, जो अस्थिर रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिले, उनसे सारे डॉक्यूमेंट पेपर सब लेके मिले जी। कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आगे भी तो जहाँ है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में अलग से डेडिकेटेड काम करते हैं और बहुत सारे मुश्किल चीज़ों का समाधान भी ढूंढ पाते हैं। बिल्कुल, इलाज हर मतलब है, अच्छी तरह से इलाज हो सकता है, लेकिन हम देर कर देते हैं जाने में कई बार इलाज के लिए, उसमें भी कई सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं और मुश्किलातें जो है वो बढ़ती जाती हैं। ये दर्शक तो हमें फ़ोन कर ही रहे हैं और भी फ़ोन कॉल्स अभी आएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सर आप बता रहे थे कि कई सारी चीज़ों को हम अपना कर इस कंडीशन पर हम बहुत बेहतरी से आगे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्या पहचान हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या बढ़ रही है? क्या तुरंत हड्डी टूटती है? क्या होता है इसमें? ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिसऑर्डर, साइलेंट किलर जिसको बोलेंगे। कई दफ़ा तो हम तो ऐसा कहते हैं, हमारे जो अन्य जो साथी ये कहते हैं कि पहले जैसे हार्ट फेलियर होता है, लंग फेलियर होता है, ब्रेन फेलियर होता है, वैसे ही बोन फेलियर है। अच्छा। पहले हड्डी टूटी फिर आदमी गिरा। दूसरे तरीके से आमतौर पर कहते हैं गिरने से हड्डी टूट गई, हड्डियाँ इतनी कमजोर थी कि अपने आप फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत कॉमन रूप से सुनते हैं कि आप बाथरूम गए या बड़े बुजुर्ग बाथरूम में गए, वहाँ छोटा सा ट्रिवियल इंजरी हुआ या बेड से उतरे या करवट लिए अचानक हड्डी टूट गई। मोस्ट कॉमन जो हड्डियां जो फ्रैक्चर होते हैं बड़े बुजुर्गों में वो हिप के अराउंड है या रीढ़ की हड्डियों में। जी, 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 जी। तो ये 2 चीजें हैं, ये पेनफुल, डिसेबलिंग और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये तीनों चीजें हैं। अगर मान लीजिए हिप के अराउंड फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो जिसको चोट लगी, एक तरह से कह लिए जमीन पर या बिस्तर पर आदमी गिर गया, उसको खड़ा करना है। तो सारे खतरों को जानते समझते हुए म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें एक सर्जिकल इंटरवेंशन भी एक उत्तम उपाय माना जाता है। रीढ़ की हड्डियों में अगर है, रीढ़ की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, ऐसी स्थिति है जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ने से इनकार कर रही हैं, तो सर्जिकल इंटरवेंशन है। छोटे छोटे सुए के जरिए एक तरह से कह लीजिए एक खास तरह का केमिकल इंसर्ट कर सकते हैं जिसको वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा। एक कॉमन स्थिति है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कई दफ़ा जो अनस्टेबल या पेनफुल सेगमेंट है उसको सर्जरी करके उसको फिक्स किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ ऑर्थोपेडिक सर्जन की जिम्मेदारी नहीं बनती है या हम बढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली जो हमारी ज़िंदगी है उसको दर्द विहीन और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। लाइफ इज फॉर द मोबिलिटी, नॉट फॉर द इमोबिलिटी, वॉट एवर इज देयर। कोशिश हमेशा जारी रहे कि हम मोबाइल रहें।
एक आदमी जो दर्द के साथ ज़िंदगी और बिना दर्द के साथ ज़िंदगी, दोनों में सिग्निफिकेंट फ़र्क माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारी जो परेशानियां हैं, जैसे आपने कहा कि कई बार तो हड्डियां पहले टूटती हैं, उसके बाद व्यक्ति और परेशानी की ओर जाता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए बहुत सारी बातें सर आपने बताई हैं, और इलाज में भी और बेहतरी तरीके से आजकल हो रहा होगा इलाज। एक तो ऑपरेशन के नाम से लोग डरते हैं, आपके पास भी कई लोग आते होंगे ऑपरेशन के नाम से, सर्जरी के नाम से थोड़ी डर होती है सबके मन में। तो कैसे आप लोगों को समझाते हैं, और क्या नया इलाज आया है जो हम बिना डर के, बिना बेझिझक बिल्कुल इसके लिए हम तैयार हो जाएं? एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं सर, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम निगम है, मैं हजारीबाग से बात कर रही हूँ। निगम जी? हाँ। हजारीबाग से, बोलिए, सवाल करिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी का ना 1 साल हाथ टूटा हुआ था, तो उनको हम लोग ऑपरेशन करवाए हैं, लेकिन वो सही से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, क्या किया जाए? जी जी जी। मूल रूप से क्या कारण है ये समझने की ज़रूरत है। अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, आमतौर पर जो सर्जन का काम होता है, जो 2 हड्डियों को है उसको प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन में अलाइन करके छोड़ना। एक तरह से कहते हैं, जब शिक्षा के दरमियान कहा जाता है कि हमें लिम्ब का लेंथ, एक्सिस और अलाइनमेंट मेंटेन करना है। जैसे मैकेनिकली किसी चीज़ को हम अलाइन करते हैं, वैसे मैकेनिकली अलाइन कर सकते हैं, सही एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको फिक्स कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अर्ली मोबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई चीज़ हरकत नहीं है तो उसके पीछे मूल कारण क्या है, समझने की जरूरत है। कभी कभी न्यूरोलॉजिकल कारण है, या मस्कुलर है, या जॉइंट स्टिफ है। सबों में स्टिफनेस ऑफ जॉइंट है, उसका इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए सतत प्रयास की ज़रूरत है, और दोनों ओर से चेष्टा की ज़रूरत है। एक चेष्टा मरीज की ओर से, एक चेष्टा डॉक्टर की ओर से। दर्द की दवाइयाँ दर्द कम करती हैं ताकि आप बेहतर एक्सरसाइज कर पाएँ, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी भी काफ़ी हद तक लाभप्रद होती है माना जाता है। मूल रूप से देखिए समस्या क्या है, उसको समझिए और फिर उपचार उसका कीजिए। बिल्कुल। कई बार समझ में नहीं आता है कि अंदर अंदर कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, और समझ में नहीं आता, लोग दर्द झेलते रहते हैं और एक बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है, और ऐसे में फिर वही परेशानी होती है कि 1 साल से दर्द है या 5 साल से दर्द है, इस तरह की बातें होती होंगी। जी बिल्कुल, आपसे बात करेंगे सर। आपको देखकर दर्शक बिल्कुल फ़ोन रख नहीं रहे, अपना लगातार फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं सोनिया शर्मा बोल रही हूँ, गया बिहार से। सोनिया जी गया बिहार से। सोनी शर्मा जी, जी सवाल करिए। मैम मेरे हाथ की हड्डी 4 साल पहले टूट गई थी, और अब जैसे ठंड बढ़ती है तो वो हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वही पूछ रही थी कि इसके लिए क्या हम घरेलू सकते हैं जी, ज्यादा दर्द ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं इनकी उम्र कुछ वगैरह ऐसी या खास घटना वजह वगैरह? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। मौसम के अनुसार लोग परिवर्तन बताते हैं, लेकिन सच कहा जाए इसका मौसम से कितना ताल्लुकात है कहना मुश्किल है। हम लोग हर चीज़ों को, हर समस्या को एक खास वजह से भले जोड़ लें, लेकिन ऐसी समस्या जरूरी नहीं कि ये समस्या है ही। आप जो स्थानीय तौर पर जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, अपनी समस्या बताइए, और दर्द निवारक गोलियां आपकी ज़िंदगी को सुगम बनाती हैं। आप हमेशा आदमी हेजिटेंट होता है कि हम दर्द की गोली क्यों खाएं, हमारा गुर्दे पर या हार्ट पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है। जो दवाइयां हैं आमतौर पर बहुत सुरक्षित मानी जाती हैं, और लंबे समय तक सुरक्षित तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात समझ करके बिल्कुल आपने सही कही सर। ये जो दर्द निवारक गोलियां हैं, इसके बारे में है लोगों में ये बात है कि पेन किलर लेने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा असर पड़ता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूरी है, और उसमें बुरा असर नहीं बल्कि अच्छा असर पड़ता है। आपका ये कहना है सर? जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ दवाई कंडीशन है जिसमें कि चीज़ों को जीवन भर खाने की जरूरत पड़ती है। अगर टिपिकल केस रखे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, हाँ। तो उसके लिए जो आर्थराइटिस है उसके लिए ट्रीटमेंट है, बहुत एक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके लिए लंबे समय तक उपचार की जरूरत है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा पकड़ के चलिए। लेकिन जो स्थिति पहले की स्थिति है, पहले के ज़माने में जिसको बहुत चैलेंजिंग मानते हैं, अभी भी चैलेंजिंग है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, उसको लोगों ने काफ़ी हद तक उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। ये पॉसिबल है करना। बिल्कुल। और यही इसी संदर्भ में मैं आपसे मैंने सवाल किया था कि आज के समय में क्या आधुनिक तरीके से इलाज हो रहा है, किस आधुनिक तरीके से सर्जरी हो रही है, ताकि लोगों के मन में जो भय है, कितना इजी हो गया है ये सब कुछ, अब लोगों को ये पता होना चाहिए सर। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते।
हाँ जी, नाम बताइए सर। दीपक। दीपक जी कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से बोल रहे हैं जी जी, सवाल करिए दीपक जी। सवाल ये है कि 52 ईयर एज है और दाएं पाँव में वो सुन्न हो जाता है, खड़े रहते हैं तो किचन में काम करते हैं तो सुन्न हो जाता है पाँव, तो उसके लिए क्या चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बढ़ती उम्र के साथ। इसका मूल रूप से अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में अगर टिंगलिंग, नमनेस या सुनापन पाते हैं, या हमारा वॉकिंग डिस्टेंस समय के साथ साथ कम हो जाता है और पैरों में नमनेस पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं ये रीढ़ से जुड़ी हुई समस्या है। आमतौर पर ये लोअर लंबर स्पाइन जिसको बोलते हैं, लंबर कैनाल स्टोनोसिस बोलते हैं, इस स्थिति में ऐसा सिम्टम पैदा होता है। इस चीज़ों को क्वांटिफाई किया जा सकता है। जी जी। एक साधारण एक्सरे से जिसमें मोशन पिक्चर या लोडेड पिक्चर बोलते हैं, एमआरआई, अगर कहीं पर नर्व प्रेशर है हाँ, या कॉम्प्रेशन है अगर है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ हद तक जरूर मदद करता है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो कभी इंटरवीन करना भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। इंजेक्शन देना भी लोग कहते हैं एक उपचार है, लेकिन उसके भी बहुत सीमित फायदे हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम प्रॉपर सर्जिकल इंटरवेंशन करें, अनस्टेबल सेगमेंट को फिक्स करें, स्टेबलाइज करें और जो नर्व है उसको डिकम्प्रेस करें, तो ये सर्जिकल उपचार आदमी की जिंदगी को बहुत सिग्निफिकेंटली और ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बढ़ती उम्र में अच्छी। मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो सबसे बड़ी उम्र में रीढ़ की हड्डी के लिए ऑपरेट किया है, वो डॉक्टर थे 79 ईयर्स ऑफ एज। इवन माई फादर अंडरवेंट थ्रू द सर्जरी एट द एज ऑफ 84 फॉर द स्पाइन, अनस्टेबल स्पाइन। तो बड़ी उम्र निश्चित रूप से एक चैलेंज पैदा करता है दोनों के लिए भी, सर्जन के लिए भी, बेहोशी के डॉक्टर के लिए भी, और मरीज भी उसके लिए कंसर्न है। जी जी जी। हमारा उद्देश्य लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा यह है कि आपकी जिंदगी जो भी है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ से रहे। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं राजेश बोल रहा हूँ रामगढ़ से। राजेश जी रामगढ़ से बोल रहे हैं? जी जी राकेश जी, जी सवाल करिए। जी मेरा सवाल है कि 10 साल पहले मेरा शोल्डर जो है टूट गया था, लेकिन अभी क्या है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, तो वो अभी भी कभी कभी बहुत ज्यादा पेन करता है, बहुत ज्यादा दर्द होती है, इससे ज्यादा परेशानी होती है, तो क्या सर आप इसको जो समस्या है इसको लोकलाइज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआई एक बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल माना जाता है प्लेन एक्सरे के अलावा। प्लेन एक्सरे, सीटी स्कैन बोन की स्थिति को बताता है, और अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जो मांसपेशियों में या सॉफ्ट टिश्यू में कोई इशू है उसको क्वांटिफाई करता है या उसको लोकेट कर सकता है। अभी मॉडर्न सिनेरियो में अगर मान लीजिए कंडीशन परमिट करता है तो दूरबीन की मदद से उन मांसपेशियों के या उस डिफेक्ट को सिग्निफिकेंटली या पूरी तरह से करेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे स्टार जो स्पोर्ट्समैन हैं जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं, उनको भी इंजरी होना बहुत अनयूजुअल नहीं मानते हैं। शोल्डर इंजरी हुआ तो शोल्डर का ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जन कोई भी हो। अगर ये जैसे सर्जिकल जो इंटरवेंशन है ये करीब करीब शहर, देश के सारे अच्छे शहरों में उपलब्ध है, रांची में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन लोगों की इच्छा होती है कि नगर का, गांव का आदमी नगर में आता है, नगर का आदमी महानगर में जाता है, महानगर का आदमी फिर पलट के गांव आता है। ये तो एक साइकिल है जिसके तहत लोग काम करते हैं। कई दफ़ा लोगों को लगता है कि अपने देश में काम नहीं होता, ऐसा सच नहीं है। हमारा जो पॉपुलेशन है, वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ, वी हैव गॉट अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेक्निकल स्किल इन ऑन द अर्थ। और हमारा जो अनुभव है, जो जिसको हमें डॉक्यूमेंट करने की प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं, वो कहीं दुनिया के किसी विकसित देश से कहीं बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। निश्चित रूप से। जी, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में प्लीज। हाँ नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं? जी मैम, मेरा नाम विनीता है। विनीता जी कहाँ से? जी रातू रोड से। रातू रोड से। विनीता जी का क्या सवाल है? मैम मेरे दाहिना हाथ का ऊपर जो कंधा होता है, जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पे पेन करता है। जी, कब से रहता है पेन? मैम वो बहुत टाइम से है। हाँ, उस जो आजकल भी थोड़ा बढ़ गया है। जी, कंधे में दर्द अगर होना जो है उसका मोस्ट अभी जो टाइम कारण होता है, लोकल कारण होता है। कंधे के अराउंड प्रॉब्लम है इसलिए दर्द है। कभी कभी ये गले के कारण होता है,
कभी कभी चेस्ट के कारण होता है। लेफ्ट साइड में मान लीजिए किसी को दिल की परेशानी है तो भी लेफ्ट साइड शोल्डर पेन होता है। अगर राइट साइड में अगर किसी को शोल्डर पेन है तो लीवर की परेशानी से होता है। ये सब बहुत रेयर कॉज है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा जो लोकल कारण होते हैं उसमें कंधे का स्टिफनेस होना एक मोस्ट कॉमन कारण है। जो 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे उसमें से जन्म से होने वाला, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से होने वाला, चोट के कारण, और फिर डीजेनरेटिव चेंजेज के कारण होता है। तो चीज़ों को लोकलाइज कीजिए, उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट कीजिए। मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल एक्टिविटी आपकी समस्या का समाधान दे सकता है। बिल्कुल, जैसी जरूरत हो वैसा किया जाए। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी आप बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ये भी लोगों को समझना होगा, लेकिन एक हद तक ही, जिसको जितना करना है उतना ही करना है, जिस तरह से करना है उसी तरह से करना है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी, सवाल करिए। जम्मू कश्मीर से। जी, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं जी, सवाल करिए सर। गठिया सर, आप समझ रहे हैं। गांठ के तकलीफ को गठिया ही कहा जाता है। अगर जोड़ जी, इसका डायग्नोसिस तय करना जरूरी होता है। कई दफ़ा उसके अंदर के फ्लूइड को ब्लड टेस्ट और उसके निकाले हुए फ्लूइड की जांच की जाती है। अपने देश में इन्फेक्शन होना अनकॉमन नहीं है। जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जोड़ का, वो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के रूप में होता है। तो चीज़ों को लोकलाइज कीजिए, तय कीजिए किस वजह से है, और मेडिकल ट्रीटमेंट, अधिकांश लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट बेहतर बनाता है या पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से लाभ नहीं पहुंचता है तो सर्जिकल इंटरवेंशन में आर्थ्रोस्कोपी है, दूरबीन डालिए, दूरबीन से जोड़ की साफ सफाई कीजिए। डायग्नोसिस में भी मदद करता है, इलाज में भी मदद करता है। अगर बातें कंट्रोल के बाहर हो गई कि लगे कि नहीं इससे नहीं ठीक होता है, तो मैल अलाइंड ज्वाइंट को रीअलाइन कर सकते हैं सर्जिकली। कभी कभी इंजेक्शन दिया जाता है जोड़ के अंदर, स्टेरॉइड का इंजेक्शन, विस्को सप्लीमेंटेशन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या स्टेम सेल थेरेपी। ये सब चीज़ें नई चीज़ें हैं जिसको रीजनरेटिव मेडिसिन के तहत आता है। ये सब भी हेल्प करता है। और किसी से भी काम न चले तो नी रिप्लेसमेंट निश्चित रूप से एक बहुत सेफ, सुरक्षित और एक्सेप्टेबल तरीका है पूरी दुनिया भर में। बिल्कुल, नी रिप्लेसमेंट, और अब बहुत मुश्किल भी नहीं रह गई है, ये बात बहुत आसानी से हो जाती है। सर, सवाल मेरे अंदर भी बहुत सारे आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी लगातार मुझे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आप फ़ोन नहीं ले सकते क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। 1 से 1.5 मिनट का समय बचा है सर, तो चलते चलते एक बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, एक संदेश छोटा सा 1-2 लाइन में आप सर दे दें हमारे दर्शकों को, इस मौसम में क्या हम करें क्या ना करें। इस मौसम में, मौसम का जो हर मौसम का अपने भारत देश में 6 मौसम होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ ठंडक और बहुत ठंडक है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ गर्मी और बहुत गर्मी है। हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जहाँ पर प्रॉपर मानसून आता है। उन भाग्यशाली लोग होते हैं जहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात के अलावा हमारे यहाँ 3 मौसम और भी होते हैं। तो इस मौसम का सुखद मजा लीजिए। धूप का सेवन करना आपके जीवन को की बेहतरी को देता है। योर लाइफ विल बिकम मोर ब्राइटर। आपके चीज़ों में ज़्यादा पॉजिटिव गेन होता है विटामिन डी के अलावा। सेकेंड ये है कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकली फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। इम्प्रूव द डाइट। मांसाहारी होना एक पद्धति है जीवन का, लेकिन शाकाहारी होने में भी कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। हमारे यहाँ अपने देश में बहुत सारे लोग हैं मूल रूप से शाकाहारी हैं, इसलिए शाकाहारी होना और मांसाहारी होना आपके जीवन शैली को या जीवन के अल्टीमेट आउटकम को प्रभावित नहीं करता है। आप जो भी खाएं स्वच्छ, साफ सुथरा, हाइजीनिक फूड खाएं। बिल्कुल, प्रॉपर डाइटरी केयर जरूरी है। स्टिल फूड को अवॉइड करें, जैसे कि मैदा या जो स्टिल फूड है, कार्बोनेटेड वाटर जैसे हो गया, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, एल्कोहल हुआ, स्मोकिंग हुआ, इसको अवॉइड करें। बाकी जो है अपने देश में जो बढ़ती आबादी एक तरह से एसेट भी है,
प्रॉब्लम कहते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा एसेट है। वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द प्रोडक्टिव पीपल इन द वर्ल्ड। हमें ये जरूरत है कि हम इन चीज़ों को कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, लोगों के सवालों का जवाब दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।